हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है हम इकोनॉमिक करंट अफेयर्स देख रहे थे और इकोनॉमी में हमने करंट अफेयर्स जो स्टार्ट किए हैं वो जनवरी 2021 से स्टार्ट किए हैं। आज के लेक्चर में भी हम जनवरी के 2021 के इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। इसको हम 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जनवरी 2021 के इकोनॉमिक दृष्टि से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, उन सबको हम 3 से 4 लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके साथ साथ आज शाम को हमारा करंट अफेयर्स का जो लेक्चर हमारी सीरीज चल रही थी उसका 9th लेक्चर भी आज आपको 5 से 6 बजे के बीच मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आज के लेक्चर में हमें मेनली 11 टॉपिक देखने हैं। पहला है हमारा मेक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम SEZ एलिजिबल फॉर ROD TEP बेनिफिट्स। ROD TEP बेनिफिट्स जो है या ये योजना जो है जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, इसके बारे में डिस्कशन हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। जो हमारा कल लेक्चर आया था इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो ROD TEP योजना जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, MEIS स्कीम को खत्म करके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम को खत्म करके रिप्लेस करके ROD TEP योजना शुरू की गई है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था, आज भी थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे और इस न्यूज़ को भी देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है हमारी सेंटर टू लॉन्च ई प्लेटफॉर्म टू सेल नॉन कोर एसेट्स। हम ई प्लेटफॉर्म देखेंगे जो सेंटर ने लॉन्च किया है, किस लिए? नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए। अब नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं? आपके लिए यही टर्म इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे जुड़े जो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, स्टैटिक पार्ट है जीके का इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, उसको भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपकी दोनों चीज़ें एक ही साथ कंप्लीट हो जाएं। इसमें केंद्र गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हाई पॉइंट इन जीएसटी का जो इस बार 2021 में और लास्ट क्वार्टर में जो कलेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर्स की तुलना में, तो उसके बारे में हम देखेंगे और जीएसटी को देखेंगे। गवर्नमेंट मूव्स बैंक टू फंड इंफ्रा प्रोजेक्ट। सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $14 बिलियन के बैंक पर विचार कर रही है। एक ये देखेंगे हम न्यूज़। दूसरा है गवर्नमेंट मूव्स बैंक टू फंड इंफ्रा प्रोजेक्ट। सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंक पर विचार कर रही है। तो दोनों न्यूज़ ही एक ही हैं, इसको हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी MDR रिमेन्स ए थ्रोनी इशू। MDR बना हुआ है कांटे का मुद्दा। MDR से रिलेटेड एक बार 2017 या 18 में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि MDR किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर ये भी कवर करेंगे कि MDR क्या होता है। अगली न्यूज़ है हमारी WTO अर्ज इंडिया टू रिड्यूस टैरिफ्स। विश्व व्यापार संगठन ने भारत से टैरिफ कम करने का आग्रह किया। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखेंगे और किन टैरिफ्स के बारे में कम करने के बारे में कहा गया है उनको भी देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी इंडिया टू WTO रिजॉल्व पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे को हल करने की जरूरत के बारे में बात की, इसको देखेंगे। 3 हमारे जो WTO से रिलेटेड आज 3 आर्टिकल्स हैं, उन तीनों आर्टिकल्स को हम डिटेल में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और फिर एक अगला है हमारा डेवलपिंग नेशन स्टेटस, ये भी WTO से रिलेटेड है। तो हम ये देखेंगे कि डेवलपिंग नेशन स्टेटस कैसे दिया जाता है और किन राष्ट्रों को दिया जाता है। अगली न्यूज़ होगी हमारी गवर्नमेंट पुल्स आउट ड्राफ्ट प्री पैक स्कीम। सरकार ने प्री पैक योजना का मसौदा पेश किया। तो ये प्री पैक क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। RBI अनवील्स गाइडलाइंस फॉर डिजिटल पेमेंट इंफ्रा फंड। RBI ने डिजिटल पेमेंट भुगतान इंफ्रा फंड के लिए दिशा निर्देशों का खुलासा किया। तो हम देखेंगे डिजिटल पेमेंट इंफ्रा फंड क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। शेष से निर्यात को ROD TEP लाभों के योग्य बनाना। अब सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से ROD TEP योजना जो है वो लागू की जाएगी। क्योंकि देखिए जैसा कि हमने बताया 31 दिसंबर 2020 को MEIS स्कीम का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, इसको स्क्रैप कर दिया गया है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ और निर्यात उन्मुखी जो एक्सपोर्ट उन्मुखी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स हैं, उनका कुल निर्यात में 30% का योगदान रहता है। टोटल जितना भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग एजेंसीज हैं या यूनिट्स हैं उनका कुल कंट्रीब्यूशन कितना है? 30% है। MES योजना जिसके तहत इन इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया था 31 दिसंबर 2020 से समाप्त हो गई है। MES पहले ये किस योजना के अंतर्गत आते थे? MES स्कीम के अंतर्गत। अब इसको 31/2020 से समाप्त कर दिया गया है। इस बात की इसमें चिंता है कि नई ROD TEP योजना के तहत इन्हें कोई शुल्क छूट नहीं दी जाएगी। अब जो कंपनीज हैं उनको इस बात की चिंता है कि इसमें किसी भी तरह के टैरिफ या ड्यूटी पर छूट नहीं दी जाएगी। जबकि हमने कल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सरकार ने इसका दायरा भी बढ़ाया है इस ROD TEP स्कीम्स का, यानी कि इनको अलग अलग क्षेत्र के
प्रोडक्ट्स के लिए लागू कर दिया गया है, जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए पहले लागू नहीं थी, इसके लिए अब इसको लागू कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें कुछ रिबेट भी दी गई है, यानी कि ड्यूटीज जो पहले ली गई थी या टैरिफ पहले लिए गए थे कंपनीज से एक्सपोर्ट के मामले में, उनको रिबेट दिया गया है, यानी कि उनको वापस वो रिफंड किया गया है पैसा। ऐसे मामलों में इन्हें अन्य देशों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इनमें इकाइयां घरेलू आगमों की खरीद करती हैं और नई योजना के तहत शामिल करों और शुल्कों का वहन करती हैं। इसमें जो यूनिट्स हैं वो घरेलू डोमेस्टिक इनपुट से ही खरीद करती हैं। दूसरा है केंद्र गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। देखिए इस पहले वाले हमारी न्यूज में जो आर और डीटीईपी योजना है, इसके बारे में आप हमारे कल के लेक्चर में देख सकते हैं। कल का लेक्चर अगर जिसने नहीं देखा हो वो देख सकते हैं, हमने उसमें डिटेल में आर और डीटीईपी योजना को कवर किया है। दूसरी न्यूज है हमारी, केंद्र गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सेंटर टू लॉन्च ई प्लेटफॉर्म टू सेल नॉन कोर एसेट्स। अब सरकार ने अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान एसेट्स मोनेटाइजेशन जो कैंपेन है उसके हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो होते हैं, पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनकी अधिशेष भूमि यानी कि जो इनकी सरप्लस लैंड है, सरप्लस लैंड, तो इसको इस न्यूज में आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरप्लस लैंड और संपत्तियां एसेट्स को बेचने के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू करने की तैयारी की है। इसमें सरकार को 10,000 करोड़ रुपए जुटाने में इससे मदद मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने ट्रेन से यात्रा की होगी, रेलवे की जो आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उसमें आपने कभी देखा होगा कि आसपास बहुत सारी जमीन पड़ी रहती है ट्रैक के आसपास और उस पर रेलवे के बोर्ड लगे रहते हैं या पिलर्स लगे रहते हैं। तो वो इस तरह की जमीन जो नॉन यूज की है, जो यूज की नहीं है, उसको डीमोनेटाइज करके या डिसइन्वेस्टमेंट करके उन ऐसी जमीनों का और इस तरह की जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास या पीएसयूज के पास इस तरह के जितने भी एसेट्स हैं या लैंड है जो यूज की नहीं है, जो किसी यूज में नहीं आ रही है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार इससे पैसा जुटाएगी। इस संबंध में सरकार ने एमएसटीसी, जिसे पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसी को ही बाद में किस नाम से चेंज कर दिया गया, दीपम नाम में, इसको दीपम में चेंज कर दिया गया। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले इसे एमएसटीसी के नाम से जाना जाता था, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रमों की गैर प्रमुख संपत्तियों की नीलामी के लिए ई बोली मंच स्थापित करने के लिए कहा गया है। 1 महीने में चालू हो जाएगा ये और बजट में इसकी घोषणा होने की संभावना है। जब हम फरवरी की करंट अफेयर्स इकोनॉमिक दृष्टि से कवर करेंगे तो उसमें हम पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपका डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, मंच को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो है निवेश आपका सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम द्वारा समन्वित किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। शुरुआत में सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति होगी और सरकार ने रणनीतिक विनिवेश को भी इसमें मंजूरी दी है, यानी कि जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जमीनें हैं या लैंड और एसेट्स हैं कंपनीज के, पीएसयूज के, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सरकार उन सभी संपत्तियों को बेचने में सफल होगी जो पहले मुद्दों के कारण अटकी हुई थी, यानी कि जो पहले एमएसटीसी था उसके कारण जो पहले जमीनें अटकी हुई थी, जो एसेट्स अटके हुए थे बिक्री से, उन सभी को बेचने में इससे मदद मिलेगी। मंच का उपयोग मुकदमेबाजी, मुक्त भूमि और संपत्तियों, अचल शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक की हिरासत में और नीलामी के तहत नीलामी के लिए किया जाएगा, यानी कि ऐसी संपत्ति का भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो हमारे किसी शत्रु राष्ट्र के पास है, जैसे चाइना और पाकिस्तान इत्यादि। फिर अब देख लेते हैं एमएसटीसी क्या है। एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। इस्पात मंत्रालय स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत कार्यरत है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1964 में इसे शामिल किया गया। बाद में 1994 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम क्या बदला गया, नाम बदला गया दीपम इसका नाम रखा गया है, दीपम। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना गैर प्रमुख संपत्तियां, नॉन कोर एसेट्स क्या होती हैं। गैर प्रमुख संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो जरूरी नहीं है या कंपनी के व्यवसाय संचालन में उपयोग नहीं की जाती हैं, यानी कि ऐसे एसेट्स, ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोसेस में यूज में नहीं आ रही है और वो बेकार अनयूज पड़ी हुई हैं। तो अनयूज पड़ी हुई ऐसी पूरी संपत्ति सारी नॉन कोर एसेट्स कहलाती हैं। गैर प्रमुख संपत्तियां अक्सर बेची जाती हैं जब किसी कंपनी को नकदी जुटाने की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी संपत्तियों को कंपनियां तब बेचती हैं जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। कुछ व्यवसाय कर्ज चुकाने के लिए अपनी गैर प्रमुख संपत्ति बेचते हैं, यानी कि बहुत से बिजनेस हाउसेस ऐसा भी करते हैं कि अगर उनके ऊपर अगर लोन होता है तो उस लोन को चुकाने के लिए, उस लोन को की पेमेंट करने के लिए भी गैर प्रमुख संपत्तियां, नॉन कोर एसेट्स को बेचा जाता है कंपनियों के द्वारा। हालांकि गैर प्रमुख संपत्तियां किसी कंपनी के मुख्य संचालन के महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि जो मेन ऑपरेटिंग प्रोसेस है किसी भी कंपनी का, उसके लिए ये
ऐसे एसेट्स जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास उसका मूल्य है और निवेश पर प्रतिफल उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी एसेट्स होते हैं कि जिसको कभी भी कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है या जिस पर रिटर्न लिया जा सकता है, जिसको लीज पर देकर भी रिटर्न लिया जा सकता है। अब ऐसी संपत्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? एक गैर प्रमुख संपत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है जो राजस्व उत्पन्न करने और कंपनी के मुख्य व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक नहीं है। एक गैर प्रमुख संपत्ति निवेश प्रतिभूतियां या एक कारखाना या संपत्ति हो सकती है जिसका अब उपयोग नहीं किया जा रहा है। गैर प्रमुख संपत्तियां पूरी सहायक कंपनी या किसी अन्य कंपनी की होल्डिंग भी हो सकती हैं, यानी कि ये किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग भी हो सकती हैं, यानी कि अधिकार क्षेत्र में भी हो सकती हैं। अब है नॉन कोर एसेट्स। राजस्व उत्पन्न करने और कंपनियों के मुख्य व्यवसायिक संचालन के संबंध में एक गैर प्रमुख व्यावसायिक संपत्ति किसी भी प्रकार की गैर आवश्यक संपत्ति हो सकती है। एक गैर प्रमुख संपत्ति एक कारखाना या संपत्ति हो सकती है जिसका उपयोग अब नहीं किया जा रहा है, ये जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। अब आमतौर पर गैर प्रमुख संपत्तियों में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे रियल एस्टेट की जमीनें, वस्तुएं यानी कि कमोडिटीज, निष्क्रिय उपकरण, आइडल इक्विपमेंट, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमने आपको बताया रेलवे के संदर्भ में, रेलवे के ट्रैक के आसपास जो जमीन उनकी खाली पड़ी रहती है, जहां आपने देखा होगा एक्स्ट्रा पटरियां, कुछ ट्रैक्स एक्स्ट्रा पटरियां पड़ी हुई होती हैं, कुछ उनके पिलर्स पड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं की जमीन पर ही वो पड़े हुए होते हैं और वो किसी यूज की नहीं होती हैं। निवेश प्रतिभूतियां, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, और ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, लैंड दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो ये सारी चीजें जो है नॉन कोर एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। अब नॉन कोर एसेट्स को नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे आय उत्पन्न कर सकते हैं या निवेश पर रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के चालू संचालन के लिए यह आवश्यक नहीं है। यानी कि जो ऑपरेटिंग उनका प्रोसेस है उसके लिए जरूरी नहीं है कि इसको यूज में लिया जाए, लेकिन अगर वो ये कंपनी यूज में लेती है उसको लीज पर दे सकती है या उस पर किसी भी तरह का अन्य आय उत्पन्न करने का साधन खोज सकती है। जैसे कि एप्पल कंपनी के पास विपणन योग्य प्रतिभूतियां हो सकती हैं जो निवेश आय उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल है यहाँ पर। क्या किसी संपत्ति पर विचार किया जा सकता है जो गैर कोर पूरी तरह से कंपनी के सापेक्ष है? एक परिसंपत्ति जो एक कंपनी के लिए गैर प्रमुख है यानी कि नॉन कोर है, वो दूसरी कंपनी के लिए मुख्य संपत्ति हो सकती है, यानी कि मेन कोर एसेट्स भी हो सकता है। यानी कि एक कंपनी के लिए अगर कोई जगह नॉन कोर एसेट्स है तो वही दूसरी कंपनी के लिए मेन कोर एसेट्स भी हो सकता है। एक तेल कंपनी कुछ अचल संपत्ति को बेच सकती है जिससे गैर प्रमुख संपत्ति माना जाता है। रियल एस्टेट कंपनी इसे कार्यालय पार्क में विकसित करने के लक्ष्य के साथ खरीद सकती है। यानी कि अगर कोई अचल संपत्ति है, यानी कि लैंड है किसी ऑयल कंपनी की, तो वो कंपनी बेकार पड़ी हुई है ऑयल कंपनी के लिए, तो उसके लिए नॉन कोर एसेट्स है, वो इसको बेच सकती है। लेकिन अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है वो यहाँ पर घर बनाने के लिए इस लैंड को खरीद सकती है, यानी कि रियल एस्टेट के लिए यही लैंड मेन कोर एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगली न्यूज है हमारी जीएसटी में उच्च बिंदु, हाई पॉइंट इन जीएसटी। अब जीएसटी दिसंबर के महीने में 1.15 ट्रिलियन के रिकॉर्ड संग्रह पर पहुंच गया था। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 11.6% की वृद्धि, यानी कि आपका दिसंबर 2019 की तुलना में इसमें 11.6% की वृद्धि हुई है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 ट्रिलियन से अधिक के जीएसटी संग्रह का लगातार ये तीसरा महीना था, यानी कि लगातार 2020 के लगातार 3 महीनों में, लास्ट के लगातार 3 महीनों में 1 ट्रिलियन से अधिक की इससे जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसे आर्थिक सुधार के संकेतक के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि 8 प्रमुख उद्योगों में उत्पादन नवंबर में 2.6% गिरा है, यानी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें 2.6% तक उत्पादन प्रोडक्शन गिरा है। स्टील और सीमेंट में की मांग में गिरावट, बिजली की मांग में भी गिरावट इसका कारण था। अब उच्च जीएसटी संग्रह अच्छी मांग को दर्शा सकता है और ये आने वाले महीनों में कायम नहीं रह सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2021 में पैंडेमिक की दूसरी लहर आई थी मई में, तो उसकी वजह से इसका कलेक्शन गिर सकता है। सरकार ने जीएसटी राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय या कदम उठाए हैं। भुगतान की देय तिथि 31 दिसंबर होने के कारण संग्रह में कुछ बैकलॉग भी मदद कर सकते थे। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अप्रैल 2021 के महीने में के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी कर रहा है। अब 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन से है? पहला कोल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, रिफाइनरी उत्पाद, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, इस्पात, स्टील, सीमेंट और 8वां बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें शामिल वस्तुओं का भार कितना है? 40.27%। खाली इन्हीं 8 वस्तुओं का भार है। अगली न्यूज है हमारी, सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $14 बिलियन के बैंक पर विचार कर रही है। तो ये क्या है? सरकार बंदरगाह, सड़क और बिजली परियोजनाओं जैसी बुनियादी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के
फाइनेंसिंग के लिए क्या कर रही है, एक बैंक स्थापित करने का विचार कर रही है, यानी कि NIAF जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऐसे बैंक पर विचार कर रही है जिसकी संभावित पूंजी कितनी होगी, 1 लाख करोड़ रुपए, जितना जो कि लगभग 14 बिलियन डॉलर की इक्विटी के बराबर होगी, यानी कि 13.7, अगर इसको एकदम एक्यूरेट टर्म में कहा जाए तो 13.7 बिलियन डॉलर की इक्विटी के बराबर होगी। यानी कि अगर भारतीय रुपए में 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का ये फंड बैंक होगा जो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बंदरगाह यानी कि पोर्ट डेवलपमेंट्स पर, सड़क पर, रोड्स पर, बिजली परियोजनाएं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर, उसके लिए ये फंड उपलब्ध कराएगा। एक बार स्थापित हो जाने के बाद मौजूदा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का इसमें विलय कर दिया जाएगा, यानी कि जो अभी इस फिलहाल जो काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, उसका इसमें मर्जर कर दिया जाएगा। यह राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, स्टेट रन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तर्ज पर हो सकता है। तो अब ये इसको देख लेते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए सहयोगी निवेश मंच है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड अपने निवेशकों के लिए आकर्षक जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत में बुनियादी ढांचे, निजी इक्विटी और अन्य विविध क्षेत्रों जैसी परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करता है। यह दीर्घकालीन निवेश करता है, आर्थिक चक्रों के माध्यम से अपने निवेशों को कुशलतापूर्वक संचालित करके रिटर्न उत्पन्न करने में विश्वास करता है और स्थायी निवेश सिद्धांतों के लिए ये प्रतिबद्ध है। लास्ट स्टेज में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड अपनी 3 निधियों के जरिए कार्य करता है। इसकी 3 निधियां कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मास्टर फंड और फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसे रणनीतिक अवसर निधि कहते हैं। प्रत्येक में अपनी विशिष्ट निवेश रणनीति के तहत 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की इक्विटी पूंजी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करता है। अब इसमें तीनों देख लेते हैं, 3 निधियां कौन कौन सी होती हैं NIIF की। इसमें पहला है मास्टर फंड NIIF, मुख्य रूप से परिवहन और ऊर्जा जैसी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परिचालन संपत्तियों में निवेश करना है इसका उद्देश्य। दूसरी निधि होती है इसकी NIIF निधियों की निधि, फंड्स ऑफ फंड्स, भारत के कुछ सबसे गतिशील क्षेत्र जैसे कि जलवायु अवसंरचना, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम आय और किफायती आवास, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग। किफायती आवास आपके कौन से होते हैं, जो कम पैसे में यानी कि कम लागत में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। डिजिटल उपभोक्ता, डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित फंड में निवेश करना, यानी कि जो निधियों की निधि है, फंड ऑफ फंड्स है, उसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के प्रोजेक्ट में फंड करना। और मास्टर फंड का उद्देश्य परिवहन और ऊर्जा जैसी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में फंड करना। और लास्ट NIIF रणनीतिक अवसर निधि, NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड, ये निजी इक्विटी फंड है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक पूंजी लघु क्षेत्रों में उच्च योग्य व्यवसायों का निर्माण करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। अगली न्यूज है हमारी, सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, इसी पर ही ये बेस्ड है, तो हम इसी को ही दोनों को मर्ज कर लेंगे। इसमें हमने जैसे कि हमने पढ़ा NIIF नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, इसी पर ये इसी न्यूज से रिलेटेड है। सरकार द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाएगा और बाद में NIIF की तर्ज पर निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और निवेशकों के बीच कनाडा पेंशन योजना, निवेश बोर्ड, एशियाई विकास बैंक, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण को की इसमें फंडिंग करने का संभावना है। सड़कों, रेल लिंक और बुनियादी ढांचाओं पर 1.5 ट्रिलियन खर्च करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशकों को आकर्षित करना भी इसका लक्ष्य है। और इसमें अब तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 1.7 ट्रिलियन का इसने निवेश किया है। अगली न्यूज है हमारी MDR से रिलेटेड। MDR रिमेन्स है थॉर्नी इशू, यानी कि MDR जो है कंपनीज के लिए, जो हमारे डिजिटल कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। MDR व्यापारियों द्वारा बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल लेन देन के लिए बाद में प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क है। यानी कि क्या है, MDR एक ऐसा शुल्क है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्यापारी छूट दर। इसका जैसे कि आप कभी बुक शॉप पर गए होंगे या किसी अन्य शॉप पर, या जैसे आपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पड़वाया होगा, तो उनके पास एक POS मशीन होती है, कुछ इस तरह की दिखती है, वो कुछ इस तरह की POS मशीन होती है जिस पर आप कार्ड भी स्वैप करते हैं तो आपको स्लिप जनरेट होती है, अमाउंट आता है। तो ये भुगतान सेवा देने वाली यानी कि POS के माध्यम से जो कंपनी इनको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी क्या करती है,
कुछ सेवा शुल्क लेती है, कुछ ड्यूटी चार्ज करती है पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप वालों से, कंपनी से कुछ ड्यूटी चार्ज करती है। इसी ड्यूटी को ही MDR कहा जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ है, जैसे कि अभी आपको रुपे कार्ड, लेकिन रुपे कार्ड और UPI इन दोनों पर इसको खत्म कर दिया गया है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या UPI ट्रांजैक्शन करेंगे तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाता है। 1 जनवरी 2020 से सरकार ने सभी रुपए और UPI लेन देन के लिए MDR को समाप्त कर दिया। इस प्रस्ताव को पहली बार जुलाई 2019 में बजट में घोषणा की गई थी। किस प्रस्ताव की? MDR के, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की जो घोषणा की गई थी वो 2019 के बजट में की गई थी। इसलिए ये UPSC प्री ने भी क्वेश्चन पूछा था। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, मौद्रिक लेन देन के डिजिटलीकरण द्वारा चोरी को संबोधित करना, यानी कि चोरी रोकना, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उनका डिजिटलाइजेशन करके कर चोरी को, टैक्स चोरी को रोकना, मर्चेंट स्थानों पर घरेलू रियल टाइम भुगतान प्रणाली UPI को बढ़ावा देना, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब भुगतान उद्योग का कहना है कि उनके प्रतिफल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि जो उनको रिटर्न मिलता है किसी भी पेमेंट पर उसको ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। इसका असर छोटे स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों पर भी पड़ेगा। फिनटेक कंपनी कौन सी होती है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि आपकी गूगल पे, जैसे कि पेटीएम, जैसे आपकी अदर अमेजॉन पे। तो ये फिनटेक, अमेजॉन पे जो है फिनटेक में आ जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप अलग है, व्हाट्सएप पे फिनटेक में आ जाएगा। बैंक इन कंपनियों को भुगतान करने में असमर्थ हैं और इस तरह के बुनियादी ढांचा विकास में निवेश भी नहीं कर रहे हैं। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट या MDR, भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए व्यापारी से ली जाने वाली दर। देखिए ये दर जो है, ये रेट किससे लिया जाता है? व्यापारी से। अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पड़वाकर अपना कार्ड के जरिए स्वैप करते हैं इस POS मशीन पर, POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अगर इस मशीन के थ्रू आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करके पेमेंट करते हैं पेट्रोल का, तो आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क किससे लिया जाएगा? व्यापारी से। यानी कि आपको ये याद रखना है कि कस्टमर से शुल्क नहीं लिया जाता है, व्यापारी से शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त किसी भी सेवा या खरीद किए गए सामान के लिए स्वीकार किए गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के भुगतान पर लिया जाता है। आमतौर पर व्यापारी सेवा की स्थापना करते हैं और उसके बाद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भुगतान की अनुमति देने से पहले दर पर सहमत या प्रतिबद्ध होना स्वीकार करते हैं। यानी कि ये कभी कभी ये व्यापारियों द्वारा, ट्रेडर्स द्वारा ये कस्टमर को ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि ये रेट कस्टमर से ही वसूल कर लिया जाता है। व्यापारी छूट दर को लेन देन छूट दर यानी कि TDR भी कहा जाता है, ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, इसके रूप में भी जाना जाता है। MDR को TDR के रूप में भी जाना जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में वे सभी शुल्क और कर शामिल होते हैं जो डिजिटल भुगतान करते समय लगते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? निम्नलिखित प्रतिभूतियों का मुआवजा दिया जाता है, जैसे बैंक भुगतान, POS टर्मिनल, जैसे कि POS के बारे में हमने बताया जिसमें आप कार्ड से स्वैप करते हैं, POS टर्मिनल प्रदाता, भुगतान नेटवर्क प्रदाता, पेमेंट आपके नेटवर्क जो प्रोवाइडर हैं, उपभोक्ता से वसूला जाने वाला शुल्क, यानी कि कंज्यूमर से जो शुल्क, ड्यूटीज या टैक्स लिया जाता है। अगला है न्यूज़ है हमारी, विश्व व्यापार संगठन ने भारत से टैरिफ कम करने का आग्रह किया। अब WTO की जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है उसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में इसे सरल और अधिक अनुमानित बनाने के लिए टैरिफ में कमी का आह्वान किया गया है। WTO द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछती है UPSC, तो और EPFO के एग्जाम में तो ज़्यादा पूछी जाने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में व्यापार नीति की समीक्षा अनिवार्य है। विभिन्न देशों की व्यापार नीतियों का नियमित मूल्यांकन इसमें किया जाता है। भारत की पिछली समीक्षा 2015 में की गई थी, अब ये भारत की 7वीं ऐसी समीक्षा थी। भारत का औसत टैरिफ 13% हमारा वित्त वर्ष 2015 से बढ़कर 14.3%, 2021 में कितना हो गया? 14.3%। यह नीति निर्माताओं द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने यानी कि इन्फ्लेशन पर अंकुश लगाने के लिए व्यापार नीति उपायों का उपयोग करने के कारण हुआ है। अब सरकार का समग्र लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना और लेकिन सरकार बार बार टैरिफ में बदलाव करती है, इससे आर्थिक जो हमारे इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स हैं उसमें अनसर्टेनिटी की भावना पैदा होती है। भारत में सरकार और बाहर दोनों जगह पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है। कृषि के मामले में औसत शुल्क वित्त वर्ष 2015 में 36.4 से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 36.5% हो गया, यानी कि पूरा 1% बढ़ गया है। और इसी अवधि के दौरान गैर कृषि शुल्क जो है, नॉन एग्रीकल्चर जो ड्यूटी है, नॉन एग्रीकल्चर ड्यूटी वो कितनी बढ़ गई है? 9.5% से बढ़कर 11.1% हो गई है, यानी कि लगभग 2.6% की वृद्धि इसमें भी हुई है। अगली न्यूज हमारी वो भी WTO से रिलेटेड है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे को हल करने की जरूरत के बारे में बात की है। विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों से खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए आग्रह किया गया है। महामारी की शुरुआत ने भोजन और आजीविका सुरक्षा के महत्व को सामने लाया।
विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का खाद्य सब्सिडी बिल 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या कहा जाता है डब्ल्यूटीओ द्वारा कि बेस ईयर 1986-87 के आधार पर जो किसी भी देश द्वारा जो भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, ऐसा कोई भी देश वो अपने जितना भी फूड प्रोडक्शन है उस फूड प्रोडक्शन का 10%, उसकी कीमत का 10% से ज्यादा खाद्य सब्सिडी अपने किसानों को नहीं दे सकता। भारत इस बात से चिंतित है कि उसके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उसकी सीमा का उल्लंघन हो सकता है। भारत इस फार्मूले में संशोधन की मांग कर रहा है। एक अस्थायी समाधान के रूप में बाली सम्मेलन 2013 में सदस्य शांति खंड स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे, यानी कि 2013 में एक पीस क्लॉज की स्थापना की गई थी इस बाली डिक्लेरेशन में। तो अब अगली बार में हम देखते हैं विकासशील राष्ट्र का दर्जा, ये भी डब्ल्यूटीओ के ही संदर्भ में न्यूज है। इसमें डेवलपिंग नेशन स्टेटस देखेंगे। अमेरिका जो है भारत और चीन सहित कई देशों पर खुद को विकासशील देशों के रूप में नामित करने के लिए इस तरह की स्थिति का कारण विशेष और विभेदक उपचार प्राप्त करने के लिए बात करता रहता है। देखिए, भारत और चाइना दोनों ही अपने आप को विकासशील देश कहते हैं, जबकि विकासशील देश चाइना को कहना तो ठीक नहीं होगा। विकासशील देशों के लिए के संदर्भ में विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ द्वारा कुछ रियायत प्रदान की जाती है, करों के मामले में भी और सब्सिडीज के मामले में भी कुछ रियायत प्रदान की जाती है और उनकी समय अवधि भी बढ़ा दी जाती है कि वो कब तक उनको कितने समय अवधि तक ढील प्रदान की जाएगी इन रियायतों में। इस समय अवधि को भी विकासशील देशों के लिए बढ़ाया जाता है या उनका समय टाइम पीरियड लंबा रखा जाता है। अब भारत ने स्वेच्छा से ऐसी स्थिति को छोड़ने की नीति की सिफारिश की है। भारत ने विवाद समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के निष्क्रिय अपीलीय निकाय को बहाल करने का भी आह्वान किया, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको भी बहाल करने की बात की है भारत ने। विशेष और विभेदक व्यवहार की स्थिति देशों को वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति में सुधार करने के उपायों के अपनाने में प्रतिबद्धताओं और अधिक लचीलेपन को लागू करने के लिए अधिक समय सीमा की अनुमति देती है। इन देशों को बड़ी इनपुट सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की अनुमति है। किसको? विकासशील देशों को। विकासशील देशों के मामले में उत्पादन के मूल्य के 10% तक उत्पाद विशिष्ट कृषि सब्सिडी की अनुमति है, यानी कि जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो कितनी हो सकती है? वो उत्पादन के मूल्य के जितना भी उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है फूड का, उसका 10% तक सब्सिडी की छूट है। जबकि विकसित देशों को कितनी छूट है? केवल 5% तक की ही छूट है। ये देश सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने की समय सीमा के 5 साल के बाद भी अप्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी 2023 तक आंतरिक समर्थन और विपणन को कवर करते हुए प्रदान करना जारी रखेंगे। यानी कि ये देश 2023 तक क्या करेंगे? 2023 तक सब्सिडी को, एक्सपोर्ट सब्सिडी को देने के लिए ये बाध्य हैं। विश्व व्यापार संगठन में किसी भी सुधार को निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण सहित विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय चरित्र को संरक्षित करना चाहिए। सुधारों के एजेंडे के लिए अच्छा प्रारंभिक बिंदु कृषि पर समझौतों में विकसित देशों की असमान और व्यापार विकृतियों को समाप्त करना होगा। चीन और अमेरिका प्रति किसान $60,586 की घरेलू सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि चाइना और अमेरिका जो हैं अपने पर फार्मर कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं? $60,586 की। और इसमें आप देखते हैं विकासशील देशों की, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की परिभाषा या चयन कैसे किया जाता है, यानी कि डेवलपिंग नेशंस को कैसे टैग किया जाता है। डेवलपिंग नेशन, विकसित और विकासशील देशों को की कोई डब्ल्यूटीओ परिभाषा नहीं है, यानी कि डब्ल्यूटीओ ने इसकी कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी है। जो भी देश सदस्य स्वयं घोषणा करते हैं कि वे विकसित या विकासशील देश हैं, यानी कि अगर इंडिया है, इंडिया को अपने आप को डेवलपिंग नेशंस घोषित करना है तो वो इस बात का खुद ही डिक्लेयर करेगा, वहां पर उसकी बैठक में, डब्ल्यूटीओ की बैठक में खुद ही डिक्लेयर करेगा कि हम एक विकासशील यानी कि डेवलपिंग राष्ट्र हैं। हालांकि अन्य सदस्य विकासशील देशों के उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि अब इस जो ये डिक्लेयर करेगा अपने आप को डेवलपिंग नेशंस के रूप में, तो इस चीज को चुनौती जितने भी बैठक में सदस्य राष्ट्र हैं वो लोग अगर चाहें तो इस बात को चुनौती दे सकते हैं। वरना जो परिभाषा है, कोई भी एक स्पेसिफिक परिभाषा डब्ल्यूटीओ में नहीं है। विकासशील देशों की स्थिति के क्या लाभ हैं, यानी कि अगर किसी देश को डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिल जाता है तो उसके क्या लाभ होते हैं ऐसे देश को। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा कुछ अधिकार लाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ विश्व व्यापार संगठन समझौतों में प्रावधान है कि विकासशील देशों को समझौतों को पूरी तरह से लागू करने से पहले लंबी संक्रमण अवधि प्रदान की जाती है, यानी कि अगर कोई समझौता लागू करना है डेवलपिंग नेशंस पे तो उसको ज़्यादा टाइम पीरियड की छूट दी जाती है। अगर कोई डेवलप राष्ट्र के लिए वो 5 साल है तो हो सकता है इनके लिए 20 साल हो या 15 साल की छूट डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड की जाए। और विकासशील देश तकनीकी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर इस छूट को अगर एग्रीमेंट को जल्दी शुरू करने के लिए डेवलपिंग नेशंस को टेक्नोलॉजिकल सहायता भी प्रदान की जाती है।
विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य खुद को विकासशील देश के रूप में घोषित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ विकसित देश सदस्यों के एक तरफा वरीयता योजनाओं जैसे कि सामान्यकृत प्रणाली जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार में वरीयता देने वाला देश वो देश है जो विकासशील देशों की सूची तय करता है जो वरीयताओं से लाभान्वित होंगे, यानी कि इसमें अधिक समय सीमा भी दी जाती है अपने सब्सिडी को कम करने के लिए। और साथ ही अगर कोई कंट्री ये कहती है कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक हम जल्दी इसको अब सब्सिडी को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, तो WTO के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड नेशन से, वो उस ऐसे देश को, डेवलपिंग नेशन को अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करते हैं। अगली न्यूज हमारी, सरकार ने प्रीपैक योजना का मसौदा पेश किया। गवर्नमेंट पुल्स आउट ड्राफ्ट प्रीपैक स्कीम। अब ये क्या है? ये सभी कॉर्पोरेट देनदारों के लिए उपलब्ध हो सकता है डिफॉल्ट होने से पहले या इसके बाद में या दबाव के समय, यानी कि स्ट्रेस जो होता है कंपनीज पर, किसी भी लोन का जो स्ट्रेस है उसके समय ये उपलब्ध किया जा सकता है प्रीपैक योजना। अभी जानकारी के अनुसार 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, और कोविड-19 चूक के लिए ये उपलब्ध हो सकता है, यानी कि कोविड-19 के समय में जो कंपनियों ने ये अपना लोन की पेमेंट नहीं की है उनके लिए छूट भी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद 1 करोड़ रुपए से अधिक की अगर डिफॉल्ट होता है तो उस समय इसको पेश किया जा सकता है, और 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक के डिफॉल्ट के लिए भी पेश किया जा सकता है। कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय लेनदारों और शेयर धारकों के साधारण बहुमत के साथ प्रीपैक शुरू कर सकते हैं, यानी कि जितने भी कॉर्पोरेट देनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो वित्तीय लेनदार यानी कि फाइनेंशियल डेप्टर्स और शेयर धारक, शेयर होल्डर्स के साधारण बहुमत के साथ प्रीपैक को शुरू कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रीपैक क्या है। धारा 29A अयोग्यता मानदंड में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके तहत बाजार सहभागियों को अपनी समाधान योजना की न्याय निर्णय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए 90 दिनों की समय अवधि दी जाएगी, जिसके पास योजना को मंजूरी देने के लिए 30 और दिन प्राप्त होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि अब जब तक 75% वोटिंग शेयर वाले लेनदार परिसमापन के लिए निर्णय नहीं लेते हैं तब तक समाधान नहीं होगा। इसके लिए IBC में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो IBC क्या है इसको भी हम देखेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब प्रीपैक योजना क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं जो हमारे इकोनॉमी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक प्रीपैक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और मौजूदा मालिकों या बाहरी निवेशकों के बीच सीधे समझौते के माध्यम से एक संकटग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान की परिकल्पना करता है। देखिए प्रीपैक क्या होता है, प्रीपैक में ऐसा होता है यानी कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, डिफॉल्टर हो जाती है, तो अब उस कंपनी का, जिसे मान ली एक्स एक कंपनी है, ये कंपनी लोन पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो गई। अब इस कंपनी को लिक्विडेट करना है, यानी कि इसको बेचना है, तो क्या किया जाएगा, इसका डायरेक्ट पब्लिकली बोली नहीं कराई जाएगी, इसकी पब्लिक में बोली नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसा किया जाएगा कि कुछ सुरक्षित लेनदार जो क्रेडिटर्स होंगे, जो क्रेडिटर्स, उनको डायरेक्ट इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इस कंपनी को खरीदने के लिए, ताकि इस लोन की भरपाई की जा सके, रीपेमेंट की जा सके। तो ये क्या करता है प्रीपैक सिस्टम डायरेक्ट बोली को आमंत्रित करने के बजाय सीधा इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने की बात करता है। प्रीपैक सिस्टम के तहत वित्तीय लेनदार प्रमोटरों या संभावित निवेशकों के साथ शर्तों पर सहमत होंगे और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से समाधान योजना का अनुमोदन प्राप्त करेंगे, यानी कि इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इसका समाधान भी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 रिकवरी सिस्टम कार्य करते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट होता है, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर वो डिफॉल्ट होता है तो उसमें 2 सिस्टम काम करते हैं। कंपनी के संदर्भ में NCLT काम करता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और कोई इंडिविजुअल डिफॉल्ट होता है तो उसके संदर्भ में DRT काम करता है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो NCLT का समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 66% वित्तीय लेनदारों की मंजूरी की आवश्यकता होगी जो कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित नहीं है, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेप्टर है उससे संबंधित नहीं होने चाहिए। 66% वित्तीय लेनदार होने चाहिए, क्रेडिटर्स होने चाहिए। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए याचिका पर विचार करने से पहले NCLT को प्रीपैक दिवाला कार्यवाही के लिए एक आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। दिवाला और दिवालीपन संहिता 2016 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। इसे मई 2016 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। तो ये क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। केंद्र ने दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों को हल करने के लिए 2016 में IBC की शुरुआत की। दिवाला कोड दिवाला समाधान के लिए एक स्थान पर समाधान है, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी जो आंशिक रूप से व्यवहार्य व्यवस्था की पेशकश नहीं करती थी। कोड का उद्देश्य छोटे निवेशकों की हित की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को कम बोझिल बनाना है। इसमें 255 खंड हैं और 11 अनुसूचियां हैं। IBC का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाली खराब ऋण समस्याएं, यानी कि जो बैड लोन हैं, जो
समस्याएं प्रॉब्लम्स है उनसे निपटना था। आईबीसी प्रक्रिया ने देनदार और लेनदार संबंधों को बदल दिया। 2 वर्षों में कई प्रमुख मामलों का समाधान किया गया है, जबकि कुछ अन्य समाधान ये एडवांस अपनी फेजेस में है, यानी कि फाइनल फेज में है। ये दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। पुनर्भुगतान की इसमें कोई चूक नहीं होती। लेनदारों को देनदार की संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त होता है, यानी कि लेनदार जो हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको देनदार की यानी कि डेप्टर जो है उनकी संपत्ति पर नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और उन्हें दिवालियों को हल करने का निर्णय लेना होता है। आईबीसी के तहत देनदार और लेनदार दोनों एक दूसरे के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। कंपनियों को आईबीसी के तहत 180 दिनों के भीतर दिवाली प्रक्रिया पूरी करनी होती है, यानी कि आईबीसी के तहत टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 180 दिन का। 180 दिन में यानी कि 6 महीने में इसको प्रक्रिया को पूरा करना होता है। यदि लेनदारों ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 1 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाले स्टार्टअप सहित छोटी कंपनियों के लिए दिवालिया सहित का पूरी कवायद 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का जो एनुअल टर्नओवर वाले हैं मामले, उनको 90 दिनों में पूरा करना होगा। और समय सीमा को इसमें 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1.5 महीने की समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। यदि ऋण समाधान नहीं होता है तो कंपनी परिसमापन के लिए जाती है, यानी कि लिक्विडेशन के लिए जाती है। लास्ट न्यूज है आज की हमारी इसमें इकोनॉमी में, और आज हमारा शाम को करंट का भी लेक्चर आएगा। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंफ्रा फंड के लिए दिशा निर्देशों को खुलासा किया। आरबीआई अनवील्स गाइडलाइंस फॉर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार, यूपीएससी प्री के लिए भी, आईएएस प्री के लिए भी, और आपका ईपीएफओ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के परिचालन दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इसको पहले स्वीकृति विकास कोष के रूप में जाना जाता था। इस फंड का इस्तेमाल बैंकों और गैर बैंकों को भुगतान के बुनियादी ढांचे को लागू करने के लिए सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? इस फंड का इस्तेमाल बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनीज को का पेमेंट का बुनियादी ढांचे को लागू करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने पर यह आकस्मिक प्रदान किया जाएगा। बैंक ने फंड का प्रबंधन करने के लिए श्री बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? बीपी कानूनगो। आपसे डायरेक्ट कमेटी का अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है कि ये समिति किससे रिलेटेड है, तो ये डिजिटल भुगतान से रिलेटेड है। फंड 1 जनवरी 2021 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए चालू रहेगा। 1 जनवरी 2021 से कब तक आपका? 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी आपका 31 दिसंबर, बल्कि 31 दिसंबर 2023 तक फंड में 345 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 250 करोड़ रुपए आरबीआई द्वारा योगदान और शेष 95 करोड़ भारत में अधिकृत कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा पीआईडीएफ को कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों से वार्षिक योगदान भी प्राप्त होगा, और उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें टियर 3 और टियर 6 शहरों में भुगतान स्वीकृति के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिक लक्ष्य व्यापारी होंगे, यानी कि इसका जो प्रेफरेंस टारगेट होगा वो कौन होगा? ट्रेडर्स होंगे, बिजनेसमैन जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे परिवहन और आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी, सरकारी भुगतान, ईंधन पंप यानी कि पेट्रोल पंप पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर और सार्वजनिक सुविधाएं और किराना स्टोर्स पर, विशेषकर जिनके पास भुगतान स्वीकृति उपकरण नहीं है, यानी कि जिनके पास पीओएस उपकरण डिवाइसेस नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। कई भुगतान स्वीकृति उपकरण और बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले कार्ड भुगतान को कवर किया जाएगा, जैसे कि भौतिक बिक्री बिंदु पीओएस टर्मिनल जिसे हमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, मोबाइल पीओएस, त्वरित प्रक्रिया क्यूआर कोड यानी कि आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड आधारित भुगतान, जैसे कि आप देखते होंगे गूगल पे के संदर्भ में आप कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पेटीएम से भी आप कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आधारभूत संरचना की लागत के आधार पर सब्सिडी अलग अलग होगी, जैसे कि जो भौतिक रूप से पॉइंट ऑफ सेल मशीन होंगी उसके मामले में 30 से 50% की सीमा होगी, और डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल के मामले में 50 से 75% की सीमा के बीच होगा। अब देख लेते हैं भुगतान अवसंरचना विकास निधि पीआईडीएफ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका उद्देश्य देश में स्वीकृत उपकरणों की संख्या को कई गुना बढ़ाना है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स की संख्या में वृद्धि करना। इस योजना से समग्र स्वीकृति अवसंरचना लागत को कम करके अधिग्रहण करने वाले बैंकों या गैर बैंकों और व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है। वैधता अवधि और पीआईडीएफ लक्ष्य 1 जनवरी 2021 से 3 वर्ष, यदि आवश्यक हो तो 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है इसको, यानी कि ये 2025 तक 2024 दिसंबर तक किया जा सकता है इसको। हर साल 30 लाख टच पॉइंट, 10 लाख भौतिक और 20 लाख डिजिटल भुगतान स्वीकृति उपकरणों को जोड़कर भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। और लास्ट स्लाइड हमारी, इसकी शासन संरचना कैसी होगी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंपोजिशन। पीआईडीएफ के पदेन सलाहकार परिषद,
सलाहकार परिषद जो होगी एडवाइजरी काउंसिल द्वारा शासित होगा। इस सलाहकार परिषद की कंपोजिशन कैसा होगा? श्री बीपी कानूनगो इसके डिप्टी गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के ये इसके अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, और बाकी ये सारे इसके सदस्य हैं। सुनील मेहता, श्री नागेश्वर राव, दिलीप आसबे, ये आप देख सकते हैं, विश्वास पटेल, शैलेश पॉल, राजीव कुमार, आर विठल राज और अजय मिचिया यारी। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि कानूनगो, बीपी कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बनाई गई कमेटी के। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अब शाम को हमारा करंट का लेक्चर आएगा।